हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना। वेलकम टू द चैनल फार्मा दादा। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने फार्माकोलॉजी थर्ड का नया चैप्टर शुरू किया था, ब्रोंकियल अस्थमा, यानी कि फर्स्ट यूनिट हमारी फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें टॉपिक था ब्रोंकियल अस्थमा। उसके हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी और थोड़ा सा सेलुलर लेवल की हमने उस पर स्टडी करी थी कि कैसे ब्रोंकियल अस्थमा होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसकी टाइप्स की, कुछ सेल्स की, यानी कि अस्थमा में ऐसे कौन कौन से सेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द अस्थमा, और पैथोफिजियोलॉजी यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा एक्चुअल में होता कैसे, उसकी थोड़ी सी ब्रीफ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स। टाइप्स यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा के कितने टाइप्स हैं, तो बेसिकली इसके दो टाइप्स हैं। पहला ये जाना जाता है एक्सट्रिंसिक के नाम से, एक्सट्रिंसिक, और दूसरी के नाम से जाना जाता है इंट्रिंसिक। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, पहले बात तो नाम से पता लगा है, एक्स मतलब बाहर से, इन मतलब अंदर से। ठीक है, तो फर्स्ट मेन चीज आपको पता लग जाती है कि एक्सट्रिंसिक जो होता है उसका जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो होता है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो होता है ये आपका एटोपिक अस्थमा के नाम से जाना जाता है। पहली बात ये, ठीक है, इसको एटोपिक अस्थमा के नाम से जाना जाता है। इस एटोपिक अस्थमा को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो बाहर के एलर्जन यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी कि आसपास बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, ठीक है, यानी कि आप बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि आपकी ब्रोंकियल में जाकर के इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, या फिर जो है आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको एटोपिक बोलते हैं उसको, वहां पे ये एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या सीन है, इंट्रिंसिक में ये सीन है अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है, अगर इंफेक्शन है, इंटरनली इंफेक्शन है, तो वहां से जो अस्थमा कॉज होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक अस्थमा। कुछ सारे और पॉइंट्स उसमें हम बात करेंगे। ये एटोपिक के नाम से जाना जाता है और ये जाना जाता है नॉन एटोपिक के नाम से। ठीक है, बेसिकली एलर्जन की बात हो रही है यहाँ पे, तो एंटीबॉडी का जिक्र जरूर होना चाहिए। यहाँ पे एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि एंटीबॉडी क्या करती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन जो कि यहाँ पे कॉज्ड होगा, इन्फ्लेमेशन जो कि कॉज होगा वो एंटीबॉडी से कॉज होगा। लेकिन एंटीबॉडी कौन सी, सिस्टमिक प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, सिस्टमिक प्रोडक्शन ऑफ आईजीई एंटीबॉडी। ये याद रखिएगा, आईजीई एंटीबॉडी जो है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एलर्जी। ठीक है, एक्सटेंसिव में याद रखिएगा कि सिस्टमिक यानी कि ब्लड सर्कुलेशन से जो हमारी आईजीई एंटीबॉडी जहां प्रेजेंट होती है वहां से जो है ये इन्फ्लेमेशन कॉज होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या है, इंट्रिंसिक में क्या है कि यहाँ पे आपका लोकल टिश्यू में जो है प्रोडक्शन होता है आईजीई एंटीबॉडी का, आईजीई एंटीबॉडी का, वहां से इसमें इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। ठीक है, एक्सटेंसिव में जो होते हैं ये काफी ज्यादा अर्ली एज में पाए जाते हैं। एक्सटेंसिव अस्थमा जो होता है काफी ज्यादा अर्ली एज में पाया जाता है। इनकी जो है अगर फैमिली हिस्ट्री को उठा के देखा जाए तो फैमिली हिस्ट्री में भी कई बार जो है इनके पेशेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे होती है, फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे होती है। इनमें क्या होता है, ये मिडिल एज के पीपल्स में होता है, मिडिल एज के पीपल में होता है, और यहाँ पे कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं पाई जाती, फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे नहीं पाई जाती। ठीक है, और तो और एक टर्म और आता है, उसको बोलते हैं हम स्टेटस एस्थमेटिकस। स्टेटस एस्थमेटिकस इसका मतलब होता है रेस्पिरेटरी फेल्योर, इसका मतलब होता है रेस्पिरेटरी फेल्योर। स्टेटस एस्थमेटिकस जो होता है ये यहाँ पे प्रोन ज्यादा नहीं होता, प्रोन ज्यादा नहीं होता, यानी कि यहाँ पे ये कॉमन नहीं होता। बट इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक यही स्टेटस एस्थमेटिकस वहां पे काफी ज्यादा प्रोन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्रोंकियल अस्थमा जो है अटैक्स आने लगते हैं, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, और वहां पे कई बार रेस्पिरेटरी फेल्योर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी एक्सट्रीम अस्थमा की और इंट्रिंसिक अस्थमा की, जो कि बात हुई हमारी टाइप्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ सेल्स इन्वॉल्व इन अस्थमा, यानी कि ऐसे कौन कौन से सेल हैं जो कि इन्वॉल्व है इन अस्थमा में। ठीक है, पहला सेल है हमारा, पिछले वीडियो को रिकॉल करो, पहला गॉबलेट सेल क्या करता था, म्यूकस का प्रोडक्शन करता था, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। दूसरा
मास्ट सेल, तीसरा न्यूट्रोफाइल्स, चौथा इओसिनोफिल्स, इओसिनोफाइल्स, पांचवा आता है आपका टी हेल्पर सेल्स, सिक्स्थ आता है डेंड्रेटिक सेल्स। ठीक है, गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोडक्शन, मास्ट सेल क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामिन। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स एसिनोफिल्स ये दोनों इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ऐसी इओसिनोफिल्स जो होते हैं तो इनकी ये म्यूकस में पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको डिटेक्शन कराना है कि अगर किसी बंदे को एस्थमेटिक है कि नहीं, तो उसका हम ब्लड टेस्ट करते हैं या फिर स्प्यूटम ले लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कि वहां पे इओसिनोफिल्स है कि नहीं। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे इओसिनोफिल्स हो जाते हैं। अब आपको ये दो नए सेल्स के बारे में पढ़ना है, टी हेल्पर सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स। तो आज हम बात करेंगे टी हेल्पर सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में। बेसिकली ये जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं यही प्रोडक्शन करते हैं किसका, टी हेल्पर सेल्स का। जब ये डेंड्राइटिक सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो इनसे काफी ज्यादा कीमोकाइंस का सिंथेसिस होता है। कीमोकाइंस यानी कि बहुत सारे केमिकल्स का सिंथेसिस होता है और ये कीमोकाइंस एक्टिवेट करते हैं टी हेल्पर सेल्स को, यानी प्रोडक्शन करते हैं टी हेल्पर सेल्स को। अब टी हेल्पर सेल्स कितने टाइप के होते हैं वो मैं बता दूं। टी हेल्पर सेल TH1 और TH2। बेसिकली अगर किसी नॉर्मल फिजियोलॉजी वाले पेशेंट को देखें, यानी कि जैसे मैं हूं, मैं नॉर्मल हूं, मेरे को अस्थमा नहीं है, ठीक है, तो उसके लंग्स में ये TH1 सेल्स काफी ज्यादा कॉमन पाए जाएंगे। उस टाइम पे TH2 नहीं मिलेगा। नॉर्मल पर्सन की फिजियोलॉजी में TH2 नहीं मिलेगा। बट अगर हम बात करें अस्थमा के पेशेंट में, तो अस्थमा के पेशेंट में TH2 पाया जाएगा, कॉमन होगा वहां पे। ठीक है, दोनों के दोनों ही इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं बट अलग अलग तरीके से। कैसा, ये TH1 जो होता है ये भी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, TH2 भी जो होता है ये भी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है, कैसे करता है, ये सेल मेडिएटेड होता है। क्या होता है, सेल मेडिएटेड होता है। और ये होता है ह्यूमरल मेडिएटेड। सेल मेडिएटेड मतलब कि यहां पे क्या मतलब है, यहां से आपका जो है हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है, ये सारे काफी ज्यादा जो है इसका प्रोडक्शन होता है। ह्यूमरल मेडिएटेड क्या होता है, ये जो होता है यहां पे आपका प्लाज्मा सेल जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। प्लाज्मा सेल जो है एक्टिवेट हो जाता है। प्लाज्मा सेल एक्टिवेट होने के बाद में आपकी IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगता है। IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगता है और ये जाके IgE एंटीबॉडी आगे जाके मास्ट सेल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है और जिसकी वजह से बाद में इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स एंड सेल इन्वॉल्वड इन अस्थमा। अब हम बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। तो अब हम बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, यानी कि एक्चुअल में फार्माकोलॉजी इसकी देखेंगे किस वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो मैंने लेयर आपके बारे में बता दी थी, सेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कि पहले लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था फर्स्ट लेयर आपकी कौन सी होती है, ल्यूमन, उसके बाद होता है म्यूकस, स्ट्यूडियोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम सेल, लैमिना प्रोप्रिया, और उसके नीचे आपकी स्मूथ मसल्स होती है। वो शो मैंने नहीं करी है, उसके वो नीचे आप इमेजिनरी समझ लीजिएगा। ठीक है, बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे, ठीक, मेन कॉन्सेप्ट हमारा है एलर्जन का। तो एलर्जन यहाँ पे क्या कैसे काम करता है, एलर्जन जो है तीन तरीके से यहाँ पे काम करेगा। पहला, जैसे ही एलर्जन अंदर आएगा, सेल्स के अंदर आएगा, ये स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हाँ भाई ये एलर्जन है, ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये खुद ब खुद जो है फिर यहाँ पे ये केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देगा। कौन, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। क्या केमिकल रिलीज करेगा, थाइमिक स्ट्रोमल लिम्फोसाइट। ठीक है, थाइमिक स्ट्रोमल लिम्फोसाइट यहाँ पे ये रिलीज करेगा। ये आगे जाकर के खुद कीमोकाइंस का सिंथेसिस करेगा। कीमोकाइंस का सिंथेसिस करने के बाद में ये डेंड्राइटिक सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। डेंड्राइटिक सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। डेंड्राइटिक सेल को एक्टिवेट करने वाला एक और चीज है, खुद एलर्जन खुद है। जैसे ही डेंड्राइटिक सेल देखेगा कि यहाँ पे एलर्जन है तो ये उसको एंगल्फ कर लेगा। एंगल्फ कर लेगा मतलब खा लेगा अपने पास में, उसको दबोच लेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे दबोचेगा ये एक्टिवेट और हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये फर्दर कीमोकाइंस का और प्रोडक्शन करने लगेगा। जैसे ही कीमोकाइंस का और प्रोडक्शन करेगा, खुद ब खुद ये टी हेल्पर 2, जैसे मैंने बताया अस्थमा की कंडीशन में टी हेल्पर 2 पाया जाता है। तो टी हेल्पर 2 जो है यहाँ पे
इसका प्रोडक्शन हो जाएगा। अब टी हेल्पर 2 तीन चीजें करता है। पहला, ये इंटरल्यूकिन्स 5 के साथ में, इंटरल्यूकिन्स के 5 के साथ में ये एक्टिवेट करेगा या प्रोडक्शन करेगा इओसिनोफिल्स का, जो कि कहां पाए जाते हैं, म्यूकस में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये क्या करेगा कि इंटरल्यूकिन्स 14 और इंटरल्यूकिन्स 13 को के साथ में ये प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करेगा। प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करने के बाद में ये आईजीई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। आईजीई एंटीबॉडी जो है मास सेल्स के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगी, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते ही हिस्टामिन और आपका प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होने लगेगी। तीसरी चीज, यहाँ पे जो DH2 है ये डायरेक्टली मास सेल को भी एक्टिवेट कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट मैकेनिज्म, दैट इज बाय IL9 की वजह से, यानी कि इंटरल्यूकिन 9 की वजह से ये मास सेल को डायरेक्ट जो है एक्टिवेट कर सकता है। तीसरा, हमारा एलर्जन जो है यहाँ पे ये डायरेक्टली भी मास सेल को एक्टिवेट कर सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन यानी कि ब्रोंकोस्पाज्म जिसको हम कहते हैं, वो सिम्टम्स यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के यहाँ पे हमको शो होने लगते हैं। ठीक है। गॉबलेट सेल्स मैंने आपको बता दी थी, गॉबलेट सेल्स जो है बढ़ जाते हैं और म्यूकस जो है, म्यूकस की लेयर काफी ज्यादा वहां पे बढ़ जाती है। ठीक है। और चीज मैं एक और बता दूं कि ये जो है ब्रोंकोस्पाज्म जो होता है, इसमें ब्रोंकोस्पाज्म यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, यानी कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ जो एयरवेज है, वो इमीडिएट इफेक्ट में हो जाता है, बट उसके बाद में जो इन्फ्लेमेशन जो होने लगता है, यानी कफिंग वगैरह जो होती है, वीजिंग साउंड जो होती है, वो जो है वीजिंग साउंड तो तुरंत आने लगेगी क्योंकि कंस्ट्रिक्शन ऑफ नैरोवेज है, नैरो एयरवेज है, बट जो आपकी कफिंग है, ठीक है, काफी ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन जो होने लगेगा, इन्फ्लेमेशन जो होगी वो कुछ दिनों बाद या कुछ मंथ्स के बाद में होगी, क्योंकि ये क्रॉनिक प्रोसेस है और ये इंटरल्यूकिन्स जो होते हैं ये कई घंटों के बाद में रिलीज होते हैं। केटी पार्टी में एक पॉइंट दिया हुआ है कि हिस्टामिन जो है ये आपके बहुत विद इन मिनट्स जो है, यानी कि इमीडिएट में ये आपके रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसको कुछ मिनट्स लगते हैं, और इंटरल्यूकिन्स जो होते हैं ये कुछ घंटों में या काफी सारे घंटों में ये आवरली जो है यहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। दिस इज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। आज के हमने लेक्चर में हमने टाइप्स पढ़ा उसका, और सेल इन्वॉल्व्स के बारे में पढ़ा जो कि रिस्पांसिबल होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में, और पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा। सो होप यू लाइक इट, होप यू एंजॉयड इट, और आपको ये समझ में आया हो, और मैं इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको भी प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, उस पर विजिट करिएगा। टेलीग्राम पे हम आ चुके हैं, वहां पे हम काफी सारा कंटेंट डालेंगे। ठीक है। यूट्यूब को फिर से कहूंगा सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।